हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो ये है गौधूली का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको देख लीजिए, बहुत ही काम आने वाला एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद आपको एक वीडियो और प्रोवाइड करूंगा, उसमें सेट वाइज जो सवाल आता है उसको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ताकि आपके इंग्लिश क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई का सामना ना करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया गया है, तो आप इसको पूरा देखें और लाइक करना मत भूलिएगा। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला सवाल आप लोग नीचे कमेंट करते जाएंगे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन थे। ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो इसका आंसर होगा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। कौन होगा? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, लेखक की दृष्टि में विडंबना की क्या बात है। लेखक की दृष्टि में विडंबना की क्या बात है, तो जाति के पोषकों पोषकों की कमी की, है ना, पोषकों की कमी नहीं है। एक मिनट, जाति के पोषकों में कमी नहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे मिस्टेक लिखा हुआ है, जातिवादी के पोषकों की कमी नहीं है। लेखक की दृष्टि में विडंबना की यही बात है, जातिवादी के पोषकों की कमी नहीं है। ओके, आंसर यहाँ पे सुधार लीजिएगा, आंसर होगा जातिवादी के पोषकों की कमी नहीं है। ओके, चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ देखिए सवाल यहाँ पे क्या होता है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है। लेखक जो है बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जो है किसे मानता है, तो 4 का आंसर होगा जाति प्रथा। किसको मानता है? जाति प्रथा को मानता है। अगला सवाल है, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया। लेखक को इस युग में कहाँ पर जो है विडंबना दिखाई दिया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन यहाँ पे क्या दे रहा है, जातिवाद, नारीवाद, निर्विवाद, परिवाद, है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जातिवाद। ओके, चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये क्या, मतलब आपको पता है, मतलब एक कहानी है कि भाषण है कि निबंध है। तो 14 यहाँ पे जो 5 नंबर सवाल है, तो 5 का जो आंसर होगा ऑप्शन हो जाएगा निबंध। क्या ये निबंध है। ओके, चलिए आगे सवाल पढ़ते हैं, नलिनी विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के किन्हीं विभाग के अध्यक्ष बने थे। ओके, किस विभाग के अध्यक्ष बने थे ये बोला जा रहा है। तो यहाँ पे सवाल बोला जा रहा है, नलिनी विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने थे, कब बने थे। ठीक है, हिंदी विभाग के अध्यक्ष जो है कब बने थे, यहाँ पे लिखा हुआ कब बने थे। ओके, तो एक यहाँ पे 6 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी 1959 में बने थे। ओके, अगला सवाल पढ़ते हैं। यहाँ पे आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ है। ठीक है, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ है, तो आंसर हो जाएगा नलिनी विलोचन शर्मा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था। मदन जो है अक्सर ज़्यादातर, है ना, किसके हाथों से पीटता था। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे आप लोग। ऑप्शन देखिए, माता, सेन साहब, खोखा, पिता। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, पिता। सॉरी, आपका स्क्रीन आगे पीछे हो रहा मोबाइल का, तो ओके, आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पे, खोखा का नाम क्या है। ओके, खोखा का क्या नाम है, बहुत अच्छा सवाल है यहाँ पे। ऑप्शन देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि किशु, कुशु या काशु या केशु। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा काशु। क्या जगह? काशु, आंसर सी। नेक्स्ट सवाल है, सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी। ठीक है, सेन साहब की कार की कीमत जो है कितनी थी। ऑप्शन यहाँ पे देखिए क्या बोला है, 7,500, 8,500, 9,500, 9,500, 7,500। ठीक है, 7.5 लाख। तो 22 यहाँ पे जो 10 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा 7,500। क्या हो जाएगा? 7,500। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेघदूत नामक पुस्तक जो है का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया है। मैक्स मुलर ने मेघदूत नामक जो पुस्तक था उनको किस भाषा में ट्रांसलेट किया है, तो आंसर हो जाएगा जर्मन भाषा में। किसने? किस भाषा में? जर्मन भाषा में। चलिए आगे पढ़ते हैं, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था। मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती, सवाल इसी को उलट के बोलता है कि स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किससे कहा, ये भी सवाल बोलता है। ठीक है, सॉरी, स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद ने बोला था मैक्स मुलर को वेदांतियों को वेदांती, किसने बोला था? स्वामी विवेकानंद ने बोला था। महारानी विक्टोरिया
ने नाइट की उपाधि प्रदान की थी? महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसको प्रदान की थी? मैक्स मुलर को। ऑप्शन हो जाएगा ए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो नालंदा विश्वविद्यालय आपको पता है जी, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल है, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब खराब पुराने नहीं होते। ठीक है, एक मिनट, इसको मैं सही करता हूँ प्लीज। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। ठीक है, ये कथन जो है किसने कहा था? ये कथन किसने कहा था? तो इसका जो आंसर होगा, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन हो जाएगा डी, कालिदास। ठीक है, कालिदास ने ऐसा बोला था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाखून का इतिहास किस पुस्तक से मिलता है? नाखून का जो इतिहास है, कामसूत्र से, मेघदूत से या महास से, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कामसूत्र से मिलता है। किससे मिलता है? कामसूत्र से। आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या है कि अलग तक यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अलग तक, ता में का लगा हुआ, इसका अर्थ क्या होता है? ठीक है, इसका अर्थ बताना है, तो इसका अर्थ होता है आलता। क्या होता है? आलता। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला पढ़ते हैं, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शास्त्र क्या था? प्राचीन मानव का प्रमुख जो अस्त्र शास्त्र था वो क्या था? नाखून ही था उसका, क्योंकि नाखून बड़ा बड़ा हुआ करता था। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित पाठ इनमें से कौन है? ठीक है, तो नाखून क्यों बोलते हैं? बहादुर एवेन्यू, और यहाँ पे क्या दिया? मछलियाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा नाखून क्यों बोलते हैं। ये लेसन जो हम लोग पढ़ रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिखा हुआ है। दधीची का अर्थ क्या होता है? बहुत बार पढ़े सवाल को, और ये सवाल ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दधीची का अर्थ होता है इंद्र का वज्र। क्या होता है? इंद्र का वज्र। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की थी? है ना, गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा मराठी भाषा में। किस भाषा में? मराठी भाषा में। अगला सवाल यहाँ पे है, टकसाल का संबंध है, टकसाल का संबंध क्या? सिक्कों से या अभिलेखों से या लिपियों से या तो अनाज के ढेरों से? ठीक है, टकसाल का संबंध आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सिक्कों से। है ना, सिक्कों से संबंध है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? मराठी भाषा की लिपि कौन सी? ब्राह्मणी, नंदी नागरी, देवनागरी या मराठी लिपि? ओके, मराठी भाषा की लिपि कौन है? तो ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता है। ये हो जाएगा देवनागरी। क्या है? देवनागरी। ओके, अमोघ वर्ष कौन था? है ना, अमोघ वर्ष कौन था? बहुत अच्छा सवाल। एक विद्वान था, प्रख्यात राजपूत राजा था, या कवि था, या राजवैद्य था? तो 24 नंबर सवाल है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक प्रख्यात राजपूत राजा हो जाएगा। ठीक है, बेतमा कहाँ है ना, बहुत अच्छा सवाल। बेतमा कहाँ है? जो भी यहाँ पे सवाल लिया गया सिलेक्टेड, उम्मीद है कि सवाल एग्जाम में टपक सकता है। ठीक है, तो आप पढ़ लीजिए। है ना, बेतमा जो है इंदौर के पास है। कहाँ है? इंदौर के पास। फिर कल भी आपको वीडियो मिलेगी। ठीक है, तो आप उसको अच्छी तरीके से तैयारी कर ले। और संस्कृत की भी बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है, आप घबराए मत। संस्कृत में मैं आपको करीब 150 प्लस क्वेश्चन दूंगा। उसमें ऑप्शन नहीं रहेगा, वन लाइनर सवाल रहेगा। वन लाइनर सवाल रहेगा, तो आप क्या करोगे? उसको पढ़ लीजिएगा, सवाल टपकने के चांसेस ज़्यादा है। बहादुर, तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा किसने पूछा था? है ना, बहादुर, तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा किसने पूछा था? तो निर्मला ने ऐसा पूछा था। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? निर्मला ने। ओके, क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार है कौन है? बहादुर शीर्षक की कहानी जो है, जो आप पढ़ रहे हैं आपकी किताब में, उसके कहानीकार है अमरकांत। कौन है? अमरकांत है। ठीक है, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? बहादुर जो है कहाँ से भाग कर आया था? बहुत ही अच्छा सवाल। ऑप्शन देखिए, पूना से, इंदौर से, और यहाँ पे पटना से, नेपाल से। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा नेपाल। कहाँ से? नेपाल से भाग कर आया था। अगला है, बहादुर कहाँ का रहने वाला था? बहादुर जो है कहाँ का रहने वाला था? तो ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल, भूटान। तो जाहिर सा भाग के कहाँ से आया था? भाग के आया था नेपाल से। तो पता क्या चल रहा कि बहादुर नेपाल का ही रहने वाला होगा। है ना, इस ऑप्शन से तो ये पता चल रहा बिल्कुल। है ना, तो चलिए, तो ये सवाल हो गया। बहादुर का पूरा नाम क्या था जी? दिल बहादुर, खुश बहादुर, कुल बहादुर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। बहादुर का पूरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तो क्या इसका आंसर देंगे आप? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, ऑप्शन नंबर इसका
बी राइट होगा दिल बहादुर, ठीक है, बी हो जाएगा दिल बहादुर। चलिए आगे पढ़ते हैं सवाल। वह विचारधारा जो चेतना या भाव को मूल पदार्थ मानती है उसको क्या कहते हैं, है ना, उससे क्या कहते हैं। वह विचारधारा जो चेतना या भाव को मूल पदार्थ मानती है उसे क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे भौतिकवाद। क्या बोलेंगे, भौतिकवाद बोलेंगे। ओके, जारशाही का संबंध क्या है, ठीक है, जारशाही का संबंध किस देश से, मतलब यहाँ पे देश के बारे में बताना कि जारशाही का संबंध किससे है। तो आपको पता है जार कहाँ से था, रूस में ही था जार शासक, ठीक है। परंपरा का मूल्यांकन निबंध किस पुस्तक से संकलित है, मतलब परंपरा का जो मूल्यांकन जो निबंध है वो किस पुस्तक से लिया गया है, ठीक है। तो भाषा समाज, परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा भाषा भारत की भाषा समस्या, प्रेमचंद और उसका युग, ठीक है। तो इस सवाल का यहाँ पे होगा ऑप्शन परंपरा का मूल्यांकन, ठीक, उसी से परंपरा का मूल्यांकन जो है किस पुस्तक से लिया गया है, तो उसका आंसर ये हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन ही है जिससे लिया गया है। शेक्सपियर कौन था, तो देखिए ऑप्शन में नाटककार था, कहानीकार था, या उपन्यासकार था, या निबंधकार था। शेक्सपियर के बारे में जानते हैं कि बहुत अच्छा नोवेलिस्ट था, है ना, नाटककार, सॉरी नाटक ड्रामेटिस्टिक था, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, ड्रामेटिस्टिक, नाटककार। प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है ना, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। और यहाँ पे ऑप्शन धर्म के ज्ञान लिखा हुआ है, साहित्य की परंपरा के ज्ञान, कला के ज्ञान से, इतिहास के ज्ञान से। तो इसका आंसर हो जाएगा साहित्य के परंपरा के ज्ञान से। ओके, अब तक मुझे उम्मीद है कि अब तक मैं ठीक ही बताया हूँ। मे भी अगर एक कुछ क्वेश्चन मिस्टेक हो रहा होगा तो सॉरी, इसके लिए आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। हालांकि मैं जहाँ तक हो पा रहा हूँ मैं आपको सटीक बता रहा हूँ। जित मैं निखरत हूँ, ठीक है, जित मैं निखरत हूँ कहानी ये क्या है, मतलब ये बताना कहानी है, निबंध है, या ललित रचना है, या साक्षात्कार है। तो इसका आंसर हो जाएगा साक्षात्कार है। क्या है, साक्षात्कार बोलते हैं किसको, इंटरव्यू को बोलते हैं, इंटरव्यू होता है ना उसको बोलते हैं साक्षात्कार, ठीक है। नेक्स्ट है, बिरजू कितने साल के थे जब उनकी माता की मृत्यु हो गई थी, बिरजू महाराज जिसको बोलते हैं, वो कितने साल के थे जब उनकी माता की मृत्यु हो गई थी, 9.5 साल की थी। कितने साल की, कभी कभी हिंदी में रह सकता है 9.5, हिंदी में लिखा रह सकता है, ठीक है, तो याद रखें 9.5 साल। पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था और वो हुआ था उत्तर प्रदेश के लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में ना, कहाँ हुआ था, लखनऊ शहर में, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में, लखनऊ में बिरजू महाराज का जन्म हुआ, ठीक है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ओके, ऑप्शन लखनऊ है। पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी, बहुत अच्छा सवाल आता है, सवाल घुमा भी बोलता है कि पंडित नहीं बिरजू महाराज ने अपना गुरु किसको माना, ऐसे भी सवाल पूछता है, ठीक है। तो पंडित बिरजू महाराज को देखिए पंडित भी बोला गया, ठीक है। तो पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी, उसके गुरु कौन थी, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं, माता जी, पिताजी, है ना, कल्पित या क्या चाहिए, माता जी, उनकी माता, उनकी चाची, उनकी बहन, उनकी मौसी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन हो जाएगा ए, उनकी माँ जो ही थी उनकी गुरुवाइन थी। बिरजू महाराज का संबंध है, तो बिरजू महाराज जो कथक नृत्य करते हैं, ठीक है, आंसर सी। अच्छा, कभी कभी सवाल ऐसे ही बोलता है कि बिरजू महाराज का संबंध दे देगा खेल से, नृत्य से, ऐसे तो नृत्य होता है ना, डांस नृत्य, उससे होता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं सवाल, आविन्यू एक क्या है, बहुत अच्छा सवाल। आविन्यू एक क्या है, मतलब साक्षात्कार है, कहानी है, ललित रचना है, या निबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक ललित रचना है ना, पढ़े होंगे आविन्यू में पढ़े होंगे, एक मतलब रंगमंच टाइप का यहाँ पे चलता है, यहाँ पे समारोह चलता है। आविन्यू फ्रांस का एक प्रमुख केंद्र रहा है, किसका, कला का, संगीत का, पोप का। तो आविन्यू जो है एक अच्छा सवाल है, आविन्यू फ्रांस का कहाँ का है, फ्रांस का। एक बात तो सवाल ये बने, सवाल आता है कि आविन्यू किस देश में है, तो आप हो जाएगा आंसर फ्रांस में हो जाएगा। अब फ्रांस में एक मुख्य कला का केंद्र, कहाँ का है, कला का केंद्र है। ला सतरुज का अर्थ बताना है, ला सतरुज का मतलब क्या होता है, इमारत, पर्वत, ईसाई मठ, या मेरा शत्रु, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ईसाई मठ। क्या होगा, ईसाई मठ। जारशाही कहाँ थी, आपको पता है, रूस में, है ना, रूस में जो है जारशाही थी। ये तो खैर इजी सवाल है ना, जो कि आप आगे पढ़ चुके हैं। पिकासो कौन थे, कवि थे, चित्रकार थे, नाटककार थे, उपन्यासकार थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिकासो। एक पाब्लो पिकासो इसका पूरा नाम है, पाब्लो पिकासो, बहुत ही फेमस चित्रकार है ये पाब्लो पिकासो। इनकी पेंटिंग जो है करोड़ों में बिकती है, ठीक है, पाब्लो पिकासो। संतू कांप रहा था, किससे, डर से, ठंड से, या मछली से। तो क्या हो जाएगा, मार पड़ने से। तो इसका जो 46 जो आंसर देख रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ठंड से काँप रहा था, किसे, ठंड से काँप रहा था। ओके,
संतु कांपना ठंड से। मछली मछली जो है वो क्या कहानी, निबंध है, चित्र, शिक्षा शास्त्र या ललित निबंध है। ठीक है, मछली क्या है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा एक कहानी। क्या है, एक मछली एक कहानी है। आगे पढ़ते हैं, मछली अभी कट जाएगी ऐसा किसने पूछा था। मछली अभी कट जाएगी ऐसा किसने पूछा था, संतु ने, दीदी ने, या तो पापा ने, या तो मम्मी ने। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन संतु ने, है ना, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी। पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 3 मछलियाँ। कितनी मछलियाँ, 3 मछलियाँ खरीदी थी। नेक्स्ट है, संतु मछली लेकर क्यों भागा। संतु मछली लेकर क्यों भागा, तो इसका आंसर हो बेचने के लिए, या खून खाने के लिए, या काटने के लिए, या कुएं में डालने के लिए। तो बच्चा तो बच्चे की तरह उनको लगा कि अरे बाप, इस मछली को क्यों काट देगा, है ना, कुएं में डालने के लिए मछली को लेके भाग गया था। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं 51 नंबर सवाल क्या बोलता है जी। सवाल ये है, नौबत खाने में इबादत, ये क्या है, ललित रचना है, साक्षात्कार है, निबंध है। इस तरह के जो सवाल है इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। सवाल ऐसा सवाल आ जाएगा कि इनमें से ये क्या है, निबंध है, कहानीकार, कहानी है, साक्षात्कार, ये सवाल आ सकता है। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है एक व्यक्ति चित्र, क्या है, व्यक्ति चित्र है। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है, तो आपको पता है बिस्मिल्लाह खां शहनाई बिस्मिल्लाह खां का संबंध है बांसुरी से, सॉरी शहनाई से, है ना, शहनाई वादक, शहनाई बजाते थे बिस्मिल्लाह खां। ओके, सवाल कभी ऐसा भी आता है कि बिस्मिल्लाह खां मुस्लिम के किस पर्व से संबंध रखते हैं, तो मुहर्रम एक है जो उसके से संबंध है, क्योंकि उसमें बजाना वगैरह होता है, तो बताते हैं। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है, मतलब इसका मेन रोल किस केस में है, नौबत खाने इबादत जो है उसके पाठ के केंद्र में क्या है, बिरजू महाराज बिस्मिल्लाह खां हो जाए, जाकिर हुसैन, तो बिस्मिल्लाह खां और क्या है, नौबत खाने में इबादत। ओके, याद रखिएगा। तो हो गया इसका बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था, तो बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम पढ़ लीजिए क्या था, तो बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम था अमीरुद्दीन। क्या नाम था, अमीरुद्दीन, ऑप्शन हो जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, नरकट का प्रयोग किस वाद्य यंत्र में। नरकट एक लकड़ी टाइप का होता है जिसका प्रयोग होता है वो शहनाई बजाने में। ठीक है, तो शहनाई जो बजता है जैसे बोलते हैं ना बांसुरी, उसी टाइप का रहता है, तो बोला जाए नरकट का प्रयोग किस में होता है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, क्लियर है, ऑप्शन हो जाएगा शहनाई बजाने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सवाल है, गांधी जी को महात्मा किसने कहा था, ये तो पढ़ चुके, गांधी जी को महात्मा गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने, किसने बोला था, रविंद्रनाथ टैगोर जो है गांधी जी को महात्मा बोले थे। क्लियर है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर भी हो जाएगा। गांधी जी अफ्रीका से लौटकर भारत आए थे, कब आए थे, ये तो सबको पता है, 1915 में गांधी जी अफ्रीका से भारत लौट के आए थे, 9 जनवरी 1915, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाते हैं। ठीक है, और एक सवाल आता है कि 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर को गांधी जी पैदा हुए थे, तो 2 अक्टूबर को क्या बोलते हैं, अहिंसा दिवस मनाया था, अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को। हिंद स्वराज के रचना कौन थे, हिंद स्वराज हो जाए या क्या बोलते हैं, हरिजन पत्रिका है ना, या तो या एक इंडिया नाम का है, यंग इंडिया, इस तरह कुछ है नाम, तो उसका जो रचनाकार है वही महात्मा गांधी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे, गांधी जी, देखो इस ये जो क्वेश्चन, ये गांधी जी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट, ये लेसन पढ़ने का, अब यहाँ से पढ़ेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सिर्फ एग्जाम में पास होना मतलब नहीं, गांधी जी का उद्देश्य क्या मानते, शिक्षा का उद्देश्य क्या था गांधी जी, तो शिक्षा का उद्देश्य था चरित्र का निर्माण करना, है ना, नौकरी पा लेना ये उद्देश्य नहीं है, वैज्ञानिक बन जाना ये उद्देश्य नहीं है, यांत्रिक दक्षता बनना ये उद्देश्य नहीं, शिक्षा का मात्र यही उद्देश्य सभी को होना चाहिए कि चरित्र, अपना चरित्र निर्माण करें, है ना, अपना कैरेक्टर बनाए। ओके, यही उद्देश्य था गांधी जी का। आगे पढ़ते हैं, गांधी जी के 2 हथियार थे, आपको पता है सत्य और अहिंसा, ये तो 2 हथियार थे, तो यहाँ पे सत्य ने लिखा, अहिंसा और सत्याग्रह, ये तो थे अहिंसा और सत्याग्रह, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल पढ़ते हैं। बोलता गांधी जी, ये तो सवाल हो गया ना, सवाल नेक्स्ट हमारा है, यह सवाल बोला वर्षाश्रम और कर्मकांड का विरोध किसने किया था। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा, गुरु नानक ने। ये चैप्टर का भी नाम है कि राम नाम बिनु बरथी, है ना, पढ़े होंगे, तो
तलवंडी में इनका पैदाश भी हुआ था, ये सवाल बनता है। तब ये सब सवाल याद रखेगा। हालांकि मैं बता रहा हूँ इसमें सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे, तो अर्जुन देव जो थे वो 5वें गुरु थे। कौन थे? अर्जुन देव, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। अब गुरु नानक जो थे पहले गुरु थे। 10वां गुरु, अंतिम गुरु जाना करते गुरु गोविंद सिंह। किसके बिना इस संसार में जन्म लेना बेकार है ना? किसके बिना इस संसार में जन्म लेना बेकार है, तो आंसर हो जाएगा राम नाम के बिना, है ना? राम नाम के बिना। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही है। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? ठीक है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि? तो यह ऑप्शन लिखा हुआ है सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा, और क्या लिखा हुआ है? राम भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे सवाल बन जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निर्गुण भक्ति धारा। ठीक है, निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पे। अगला बोलता है कि राम नाम बिन बिरथे जगी जन्मा, या पंक्ति किससे ले गए? तो आप तो पता चल गया ना सवाल, जो कि हम वही पढ़ ही रहे हैं, है ना? उसी का लेसन ही फिलहाल मैं बता रहा हूँ, तो फिर गुरु नानक ही आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, सवाल एग्जाम में आने के चांसेस है। रसखान का मूल नाम क्या है? बताइए, रसखान का मूल नाम क्या था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सैयद इब्राहिम। क्या नाम था? सैयद इब्राहिम था, रसखान का मूल नाम था। दान लीला किसकी रचना है? ठीक है, दान लीला किसकी रचना है? ओके, तो इसका हो जाएगा रसखान, क्योंकि रसखान का ही नाम था सैयद इब्राहिम। और ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर पता चल गया कि दान लीला किसकी रचना है, क्योंकि उसी का लेसन हमने पढ़े रसखान, है ना? इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रसखान की रचना किसके शासनकाल में हुआ? ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ऑप्शन अकबर, जहांगीर, शाहजहां या अलाउद्दीन। ठीक है, रसखान की रचना जो है वो किसके शासनकाल में हुआ है? तो देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर होगा, एक मिनट मुझे टाइम दीजिए थोड़ा सा। रसखान की रचना किसके शासनकाल में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 68 है ना? 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में। अगला सवाल पढ़ते हैं। सुजान रसखान में किसकी भक्ति का वर्णन है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना? कृष्ण की। किसकी? कृष्ण की। चलिए आगे सवाल पढ़ते हैं। यह रसखान की काव्य धारा है, रसखान की काव्य धारा है। ठीक है, अवधि काव्य धारा नहीं बल्कि काव्य भाषा होगा जी, है ना? क्योंकि यहाँ सवाल रसखान की काव्य भाषा क्या है? अवधि, चूँकि यहाँ पे भाषा लिखा हो तो भाषा ही होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ब्रज भाषा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी, ब्रज भाषा। बस ज़्यादा सवाल नहीं, 10 सवाल और है, इतना में बहुत क्वेश्चन टैली करने के चांसेस है। घनानंद किस काल के कवि है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना। घनानंद जो है वो किस काल? भक्ति काल, आदि काल, रीति काल। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा? देखें यहाँ पे, घनानंद किस काल के कवि है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रीतिकाल। क्या हो जाएगा? रीतिकाल के कवि है। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। सुजान सागर किसकी कीर्ति है? सुजान सागर जो है किसकी कीर्ति है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, घनानंद की। किसकी? घनानंद की कीर्ति है। किसे प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है? प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है किसको? तो हो जाएगा घनानंद को ही बोला जाता है प्रेम का पीर। और ये है अगला सवाल है, लाक्षणिक मूर्तिमत्ता। ठीक है, लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र के कवि कौन है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा घनानंद हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो याद रखें सवाल को, एग्जाम में टकराने के चांसेस है। रीति मुक्ति काव्य धारा की सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घनानंद। तो फिलहाल यहाँ पे तो सब घनानंद आपको पता हो गया। प्रेमधन किस युग के साहित्यकार हैं? है ना, प्रेमधन जो है किस युग के साहित्यकार हैं? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, भारतेंदु युग। ठीक है, भारतेंदु युग। जीर्ण जनपद किसकी कीर्ति है? जीर्ण जनपद जो है वो प्रेमधन की कीर्ति। किसकी कीर्ति? मतलब किसका लिखा हुआ है। ठीक है, स्वदेश शीर्षक पाठ्यक्रम में संकलित कविता किस छंद में है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोहा में। किस छंद में? दोहा में, ऑप्शन नंबर बी। नित्य विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य? विदेशी मतलब विदेशी जिसको बोलते हैं ना, विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है? तो हो जाएगा ब्रिटेन। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पे, विदेशी शीर्षक पाठ में दोहों का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है? ठीक है, तो
स्वदेशी है, विदेशी नहीं, स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहों का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा प्रेमधन सर्वस्त्र। ओके, तो फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको 80 सवाल बताया हूँ और लगभग सभी लेसन से क्वेश्चन को यहाँ पे अरेंज किया गया है। मेरे ख्याल से आपको बहुत मज़ा आया होगा और पढ़ने में भी याद भी होगा बहुत सारा सवाल। तो इसमें से कितना आपको याद था? लगभग तो याद ही होगा। अब तो पूछने की जरूरत ही नहीं कि कितना याद है, अब आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे प्रोवाइड करने की जरूरत है। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिए, अभी आपके पास एक दिन का टाइम है। कल फिर आपको मिलेगा सवाल पे सवाल मिलेगा, संस्कृत का भी सवाल मिलने वाला, घबराइए मत। आपके एग्जाम से पहले मैं संस्कृत का सवाल दूंगा, उसको पढ़ लीजिएगा। बहुत हद तक चांसेस है कि सवाल टकराने का। ठीक है, बाकी तो आप खुद से भी तैयारी कर ही रहे हैं ना, कुछ मैं और कुछ आप भी यहाँ पे करेंगे तो फिर आगे जाके बहुत बेहतर होगा। ठीक है, चलो ठीक है, वीडियो को फिलहाल यहाँ लास्ट करते हैं। जो लाइक नहीं किए, अपना प्यार दिखाने का सिर्फ यही मौका है कि आप लाइक करें, ताकि मुझे लगे कि हाँ रियल में मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो कामयाब हो रहा है। ठीक है, और जो पहली बार चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब कर लो। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू डियर, बाय।